तो साथियों, कॉम्पटेरिया एजुकेशनल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। पिछले एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर के लेक्चर्स में हमने उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति के राजनैतिक जीवन, सामाजिक जीवन एवं पर चर्चाएं की, जहां हमने गोत्र प्रथा तक उत्तर वैदिक कालीन में चर्चा कर ली थी। अब हम सामाजिक जीवन के ही अगले पड़ाव पर आश्रम व्यवस्था पर चर्चा करते हैं। आश्रम व्यवस्था जो कि उत्तर वैदिक काल में बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था मानी गई है। तो कॉम्पटेरिया चैनल को कृपया भारी से भारी मात्रा में सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। आइए बिना समय गवाए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आश्रम व्यवस्था। उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था स्थापित हुई। उत्तर वैदिक ग्रंथों में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है। चतुर्थ आश्रम संन्यास उत्तर वैदिक काल में सुप्रतिष्ठित नहीं हुआ था। आश्रम का अर्थ है श्रम करने के बाद विश्राम करना। एक हिंदू के जीवन को 4 भागों में बांटकर उसे अलग अलग आश्रमों से जोड़ दिया गया। जाबालोपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का एक साथ उल्लेख मिलता है, जबकि छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का। आश्रम के बारे में विधिवत जानकारी धर्म सूत्रों से प्राप्त होती है। इन सभी आश्रमों में गृहस्थ आश्रम को सर्वोच्च माना गया है, सभी वर्णों में प्रचलित था। आइए चर्चा करते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्ष तक। इस आश्रम में मनुष्य बौद्धिक विकास, ज्ञान तथा शिक्षा प्राप्त करता है। ब्रह्मचर्य आश्रम विद्याध्ययन का काल था, जिसका प्रारंभ उपनयन संस्कार से होता था। बौधायन धर्म सूत्र के अनुसार ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार गायत्री मंत्र के द्वारा वसंत ऋतु में 8 वर्ष की अवस्था में किया जाता था। क्षत्रिय बालक का उपनयन संस्कार ग्रीष्म ऋतु में श्रेणुक मंत्र द्वारा 11 वर्ष की अवस्था में होता था। इसी प्रकार वैश्य बालक का उपनयन संस्कार शरद ऋतु में जगती मंत्र द्वारा 12 वर्ष की अवस्था में होता था। मुख्यतः 25 वर्ष की उम्र तक बालक शिक्षा प्राप्त करता था। बहुत से ब्रह्मचारी ऐसे भी होते थे तो जीवन पर्यंत शिक्षा प्राप्त करते थे। उन्हें नैष्ठिक कहा जाता था। निश्चित समय तक शिक्षा प्राप्त करने वाले ब्रह्मचारी को उपकुर्वाण कहा जाता था। ये कन्याएं जो आश्रम में रहकर जीवन भर शिक्षा प्राप्त करती थी ब्रह्मवादिनी कहलाती थी, जबकि विवाह पूर्व तक शिक्षा प्राप्त करने वाली कन्याएं साध्यो वधू कहलाती थी। गृहस्थ आश्रम की चर्चा करते हैं। दूसरा क्रम है गृहस्थ आश्रम, 25 वर्ष से 50 वर्ष। गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों में श्रेष्ठ माना गया है। यह समाज के सभी वर्णों में मान्य था। गृहस्थ आश्रम में ही मनुष्य 3 ऋणों से मुक्ति पाता था। इसी आश्रम में ही पंच महायज्ञ तथा त्रिवर्ग का विधान था। शिक्षा प्राप्ति के पश्चात समावर्तन संस्कार गुरु आश्रम में ही संपन्न होता था। इसके पश्चात ब्रह्मचारी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। जो ब्रह्मचारी बिना समावर्तन संस्कार संपादित हुए ही वापस चले जाते थे, उनके लिए खटवारूढ़ शब्द का प्रयोग किया जाता था। त्रिऋण, एक मनुष्य को 3 ऋणों से उऋण होना आवश्यक था। ऋषि ऋण, वैदिक ग्रंथों का अध्ययन। पितृऋण, पुत्र की उत्पत्ति। देव ऋण, यज्ञ आदि करवाना। पंच महायज्ञ, गृहस्थ आश्रम में ही पंच महायज्ञ संपादित किए जाते थे। ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ, इसमें वेदों का अध्ययन किया जाता था। इस यज्ञ के माध्यम से व्यक्ति प्राचीन विद्वान ऋषियों के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता था। दूसरा यज्ञ है देव यज्ञ। इस यज्ञ में देवताओं का पूजन आदि करके उन्हें प्रसन्न किया जाता था।
तीसरा यज्ञ है पितृयज्ञ, यह मृत पितरों की शांति हेतु किया जाता है। इसमें पितरों को तर्पण, श्राद्ध आदि किया जाता था। चौथा यज्ञ है भूत यज्ञ, इस यज्ञ के माध्यम से भूत प्रेतों आदि को शांत किया जाता था। पांचवा यज्ञ है मनुष्य यज्ञ या नृयज्ञ, इसका उद्देश्य अतिथियों की सेवा करना था। त्रिवर्ग, गृहस्थ आश्रम से त्रिवर्ग अर्थात धर्म, अर्थ, काम की प्राप्ति का ज्ञान होता था। तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम, 50 वर्ष से 75 वर्ष तक। जब मनुष्य लौकिक जीवन के कार्यों से मुक्ति पा लेता था तब वह पारलौकिक जीवन की तरफ उन्मुख होता था। अतः वानप्रस्थ भौतिक जीवन से मुक्ति का साधन था, परंतु अब भी व्यक्ति का समाज से संबंध बना रहता था। चौथा संन्यास, 75 वर्ष से 100 वर्ष तक। संन्यास का अर्थ है पूर्ण त्याग। इसमें मनुष्य घर का पूर्ण त्याग मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से करता था। खान पान, रहन सहन, मनोरंजन, ऋग्वेद काल की अपेक्षा आर्यों के खान पान, रहन सहन और मनोरंजन में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ। आर्यों को अब चावल, नमक, मछली, हाथी, बाघ आदि का ज्ञान हो गया था। मैं उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति की चर्चा कर रहा हूँ, कंफ्यूज ना होइएगा। यह उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति पर लेक्चर चल रहा है। अब हम आर्थिक जीवन की बिंदुओं पर प्रकाश डालने जा रहे हैं। उत्तर वैदिक काल में आर्यों के जीवन में ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा अधिक स्थायित्व आया। इसके पुरातात्विक प्रमाण जैसे PGW, चित्रत धूसर मृदभांड, NBPW, उत्तरी काली पालिश वाले मृदभांड आदि प्राप्त होते हैं। इसी कारण उत्तर वैदिक काल में कृषि का महत्व बढ़ गया और पशुपालन कम हो गया। इसका सबसे प्रमुख कारण लोहे का प्रयोग था। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे को श्याम अयस या कृष्ण अयस कहा गया है। लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास एटा जिले में स्थित अतरंजी खेड़ा से प्राप्त होता है। इसके प्रयोग से कृषि क्षेत्र में क्रांति आ गई। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। शतपथ ब्राह्मण से पता चलता है कि हलों में 6, 8, 12 और 24 तक बैल जोते जाते थे। शतपथ ब्राह्मण में जुताई के लिए कर्षण या कृषंतः, बुआई के लिए वपन या वपंतः, कटाई के लिए लुनन या लुनंतः तथा मंडाई के लिए मृणन या मृणंतः शब्दों का प्रयोग हुआ। अतरंजी खेड़ा से जौ, चावल तथा गेहूं के प्रमाण मिले हैं, जबकि हस्तिनापुर जो कि मेरठ जिले में होता है वहां से चावल और जंगली किस्म के गन्ने के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हल के लिए सीर तथा गोबर की खाद के लिए करीश शब्द का प्रयोग हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन UPPCS प्री के अभ्यर्थियों के लिए ध्यान रखिएगा। हल के लिए उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति में सीर और गोबर की खाद के लिए करीश शब्द का प्रयोग हुआ है। इस काल में चावल के लिए ब्रीही एवं तंदूल और गेहूं के लिए गोधूम, धान के लिए शाली, उड़द के लिए मांस, सरसों के लिए सारी शाका, सावा के लिए श्यामांक और अलसी के लिए उम्पा, गन्ना के लिए इच्छू, सन के लिए शरण आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। एक प्रश्न यहाँ से कंफर्म होगा कि किस फसल के लिए क्या उत्तर वैदिक कालीन नामकरण किया गया था। इस काल में कृषि की सिंचाई के साधनों में तालाबों एवं कुओं के साथ पहली बार अथर्ववेद में नहरों का भी उल्लेख हुआ है। अथर्ववेद में अतिवृष्टि अनावृष्टि से फसलों की रक्षा के लिए मंत्रों का उल्लेख है। फसल मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। कृष्टपक्ष, खेती करके पैदा की जाने वाली फसल, और दूसरी है अकृष्टपक्ष, बिना खेती किए पैदा होने वाली फसल। पशुपालन पर प्रकाश डालते हैं। उत्तर वैदिक काल में गाय, बैल, भेड़, बकरी, गधे, सुअर आदि प्रमुख पशु प्रमुख रूप से पाले जाते थे। हाथी का पालन भी शुरू हो गया था। इसके लिए हस्ती या वारण शब्द मिलता है।
हाथी पर अंकुश रखने वाले को हस्तिप कहा जाता था। यज्ञों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर गोवध करने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। वाजसैनी संहिता तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण में इस समय के व्यवसायों की सूची दी गई है। उत्तर वैदिक काल का प्रमुख व्यवसायी कुलाल कुंभकार था। बेंत का व्यवसाय करने वाले को विदलकार कहा जाता था। स्वर्णकार, मणिकार, कंटकीकार, रज्जु सर्ज यानी रस्सी बांटने वाला, अयस्ताप धातु को गलाने वाला, रजयित्री कपड़ा रंगने वाली, चर्मकार चमड़े पर कार्य करने वाला आदि नाम पाए जाते हैं। इस काल में कुछ धातुओं के नाम भी मिलते हैं, जैसे लोहे के लिए कृष्ण अयस, तांबे के लिए लोहित अयस, तांबे या कांसे के लिए अयस, चांदी के लिए रुक्म या रूप्य, सीसा के लिए शीश और रांगा के लिए त्रपु शब्द मिलता है। वाजसैनी संहिता में मछुआरों के लिए दास, धीवर, कैवर्त आदि शब्द मिलते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में श्रेष्ठिन शब्द तथा ऐतरेय ब्राह्मण में श्रेष्ठ शब्द का उल्लेख है, जिससे व्यापारियों की श्रेणी का अनुमान लगाया जा सकता है। तैत्तिरीय संहिता में ऋण के लिए कुशीद शब्द और शतपथ ब्राह्मण में उधार देने वाले के लिए कुशीदिन शब्द मिलता है। बाट की मूल इकाई रत्तिका अथवा गुंजा का लाल दाना था। साहित्य में इसे तुला बीज कहा गया है। निष्क, शतमान, पाद, किष्णल आदि माप की विभिन्न इकाइयाँ थी। द्रोण अनाज मापने के लिए प्रयुक्त किए जाते थे। बुनाई का कार्य केवल स्त्रियां करती थीं। चमड़े, मिट्टी और लकड़ी के शिल्पों में भारी प्रगति हुई। उत्तर वैदिक काल के लोग 4 प्रकार के मृत भांडों से परिचित थे। काला व लाल मृत भांड, काली पालिशदार मृत भांड, चित्रित धूसर मृत भांड और लाल मृत भांड। लाल मृत भांड उनके बीच सर्वाधिक प्रचलित था और लगभग समूचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाया गया है। लेकिन चित्रित धूसर मृत भांड उनके सर्वोपरि वैशिष्ट्य सूचक है। इनमें कटोरे और थालियाँ मिली हैं, जिनका व्यवहार शायद उदीयमान उच्च वर्णों के लोग धार्मिक कृत्यों में या भोजन में या दोनों कामों में करते थे। चित्रित धूसर मृत भांड में कांच की निधियाँ और चूड़ियाँ भी मिली है। इनका उपयोग प्रतिष्ठावर्धक वस्तुओं के रूप में गिने चुने लोग ही करते होंगे। उत्तर वैदिक आर्यों को समुद्र का ज्ञान हो गया था। इस काल के साहित्यों में पश्चिमी और पूर्वी दोनों प्रकार के समुद्रों का वर्णन है। वैदिक ग्रंथों में समुद्र एवं समुद्र यात्रा की भी चर्चा है। इसमें किसी न किसी तरह के वाणिज्य और व्यापार का संकेत मिलता है। यह व्यापार अब भी वस्तु विनिमय पद्धति पर आधारित था। सिक्कों का अभी नियमित प्रचलन नहीं हुआ था। कुल मिलाकर उत्तर वैदिक अवस्था में लोगों के भौतिक जीवन में भारी उन्नति हुई। अब वैदिक लोग उत्तरी गंगा के मैदानों में स्थायी रूप से बस गए। अभी भी लोग कच्ची ईंटों के घरों में, लकड़ी के खंभों पर टिके टट्टी के घरों में रहते थे। उत्तर वैदिक ग्रंथों में नगर शब्द आया तो है, पर उत्तर वैदिक काल के अंतिम दौर में आकर हम नगरों के आरंभ का मंद आभास ही पाते हैं। हस्तिनापुर और कौशाम्बी तो महज गर्भावस्था वाले नगर थे। इन्हें आद्य नगरी स्थल ही कहा जा सकता है। आज का लेक्चर यहीं तक। आज हमने उत्तर वैदिक कालीन के बहुत ही महत्वपूर्ण आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, पंच महायज्ञ, संन्यास, खान पान, रहन सहन, मनोरंजन, उसके साथ ही साथ आर्थिक जीवन पर पूर्णतः प्रकाश डाला और व्यापार की, उद्योग धंधे की स्थिति को पूरे ही विस्तार पूर्वक हमने चर्चा की। कॉम्टेरिया पर नित्य निरंतर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर एंड इंडियन मेडिवल हिस्ट्री के बहुत ही आकर्षक लेक्चर्स की सीरीज चल रही है और इसके साथ ही साथ हमने कई आकर्षक स्पेशल लेक्चर्स भी चालू किए हैं, जिसमें हमने आर्ट्स एंड कल्चर, लोक कलाएँ, भारतीय लोक संस्कृतियाँ और उसके साथ ही साथ संवैधानिक, गैर संवैधानिक और सांविधिक निकाय पर भी चर्चाएं की और इसके साथ ही साथ पर्यावरण पर भी काफ़ी चर्चाएं हुई। अभी प्राचीन इतिहास पर ज़्यादा बल दिया जा रहा है, क्योंकि यूपी पीसीएस प्री, यूपी SSSC, पीटी एवं अन्य एक दिवसीय एवं प्री और मेन एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा नंबर स्कोर करने के लिए इतिहास का अपना ही एक सर्वोच्च स्थान रहा है।
तो कॉम्टेरिया पर नित्य निरंतर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। कॉम्टेरिया का एकमात्र उद्देश्य है सभी पढ़ें, सभी बढ़ें, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। एक वृक्ष प्रत्येक श्रोता से लगाने का मैं आग्रह करता हूं। आज उत्तर प्रदेश सरकार वन महोत्सव का कार्यक्रम मना रही है, जिसमें लगभग 20 से 30 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प रखा गया है। तो आप भी पौधे लगाएं, वातावरण को हरा भरा और ऑक्सीजन युक्त बनाएं, वैक्सीनेशन ज़रूर से कराएं, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, घर पर रहें और सुरक्षित रहें। कॉम्टेरिया लेक्चर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।